नमस्कार। हमसे पहले चौधरी साहब को सुनना और छत्तीसगढ़ के बारे में, उनके फाइनेंशियल प्लान और साय साहब की सरकार के बारे में जानना, उनके विजन प्लान को जानना एक बहुत सुखद अनुभव था। लेकिन अब जिस सेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं वहाँ साहित्य, इतिहास और पत्रकारिता की बात होगी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है किसी भी फाइनेंशियल या पॉलिसी जनरेटेड डेवलपमेंट को आधार देने का। मेरे साथ राजीव जी हैं, जिनकी 2 पुस्तकों से मैं कुछ दिनों से जूझ रही हूँ, उनसे मुखातिब हो रही हूँ, उनसे 2-2 हाथ हो रही हूँ और ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तमाम लाइब्रेरियों में पूरे विश्व की जिस प्रकार की पुस्तकें छत्तीसगढ़ पर उपलब्ध हैं और वहाँ के जनजातीय जीवन के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में उपलब्ध हैं, आपकी पुस्तकें उस नैरेटिव का पूरी तरीके से खंडन करती हैं। और ख़ासकर ये बड़ी बात है कि हिंदी भाषा में लिखी आपकी ये पुस्तकें अंग्रेज़ी भाषा के बुद्धिजीवी वर्ग का जिस तरीके से पर्दाफाश करती हैं, वो मेरे ख्याल से ये हिंदी भाषा ही नहीं, एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि भी है। राजीव जी, किसी देश में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में किसी विचारधारा का कितना बड़ा योगदान है उसे स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करने के लिए? बात यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। दरअसल विचारधारा एक ऐसा बिंदु है जिसके इर्द गिर्द पूरे समाज को जो है घुमाया जाने लगा है। एक समाज कैसा है, उसकी अपनी स्थिति कैसी थी। जब मैं बस्तर के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब भी बात आती है तो बस्तर से उसको विमुख नहीं किया जा सकता है। पूरे समग्र छत्तीसगढ़ में बार बार जहां भी परिचर्चा होती है वहां बस्तर केंद्र बिंदु बन जाता है। और बस्तर इसीलिए केंद्र बिंदु बन जाता है क्योंकि विचारधाराओं ने बस्तर को एक ऐसा फुटबॉल बनाया है, एक ऐसा अंधों का हाथी बनाया है, जैसे वो जैसा दिखाना चाहती है वैसा ही उसको दिखा पाती है। कोई सुपा की तरह दिखाना चाहता है तो बताता है ये देखो वो हाथी का कान छुआ देता है, कोई खंबे की तरह दिखाना चाहता है तो वो हाथी का पैर छुआ देता है। और बस्तर को इसी तरीके से जो अंधों का हाथी बनाने की कोशिश की जा रही है वो विचारधाराओं के कारण ही है। और अदिति जी, यहां पर जो बस्तर के साथ जो अन्याय हुआ है वो ये हुआ है कि जैसी वहां की परिस्थिति थी उससे उलट बस्तर को दिखाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए मैं अबूझमाड़ का उदाहरण लेना चाहूंगा। जो हमारे जो हंटर्स एंड गैदरर्स का जो समुदाय होता है, अगर हम वामपंथ की भी बात करते हैं तो सबसे जो प्रिमिटिव फॉर्म है जहां की सब लोग समान हैं, वो आपको वहीं पर देखने के लिए मिलता है। इतिहास की पुस्तकों में भी जो आदिम साम्यवाद है वो हम हंटर्स एंड गैदरर्स का जो समुदाय है उनको मानते हैं। अबूझमाड़ में आज की भी स्थिति यही है कि वहां लोग अनाज मिलकर के उत्पादित करते हैं और बराबर बराबर आपस में बांट लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरीके से बंदूक लेकर के भीतर नक्सलवादियों को घुसने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो वहां होता है ना कि जहां पर अत्याचार हो, अनाचार हो, जहां पर इस तरीके के मूवमेंट का स्पेस उपलब्ध हो। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर इस तरीके के मूवमेंट का स्पेस उपलब्ध न होने के बाद भी केवल विचारधारा के कारण यह कोशिश की गई कि वो एक ऐसा परिक्षेत्र जो कि बहुत उर्वरा था, जहां की आपकी भौगोलिक परिस्थितियां बंदूक लेकर के ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही थी कि वो वहां पर आसानी से छुप सकते थे और भूगोल उनको सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि आसपास आप देखें कि बस्तर के एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ उड़ीसा, एक तरफ तेलंगाना, तो चारों ओर से ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश, इधर झारखंड। तो बस्तर जिस तरीके से चारों ओर से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है और उसके घिरे होने के कारण आपको वारदात करने में सुविधा है। एक नक्सल गतिविधि आप महाराष्ट्र में करते हो तो बस्तर में छुप जाते हैं, बस्तर में करते हैं तो आप आंध्र की तरफ निकल जाते हैं, उड़ीसा की तरफ निकल जाते हैं, उड़ीसा में मलकानगिरी में कोई गतिविधि होती है तो बस्तर की तरफ निकल आते हैं। तो ये पूरा का पूरा परिक्षेत्र विचारधारा का एक ऐसा फुटबॉल बन गया है जहां की आप जो सोच रहे हैं उसको प्रतिपादित कर रहे हैं, छुपने छुपाने अपने कैडर को वहां पर एक शेल्टर देने के लिए बस्तर को प्रयोग किया जा रहा है। मैं इसे प्रयोगशाला कह रहा हूँ विचारधारा की। जो जी अदिति, बिल्कुल। एक तरफ हम देखते हैं कि इस विचारधारा को लिपिबद्ध करने में हरिलाल शुक्ल जी की पुस्तक बस्तर
का मुक्ति संग्राम जैसे योगदान है, जो कि पर्दाफाश करते हैं कई कई स्थापित ऐसे तथ्यों का जो कि झूठ हैं, सरासर झूठ हैं। और एक तरफ चारू मजुमदार जैसे हिस्टोरियन, सोशल साइंटिस्ट की किताब है, जहाँ पर पूरे अराजकता को एक पीपल्स मूवमेंट का नाम दे दिया जाता है, जो कि 3 पीढ़ियां हैं भारत की, 60, 70, 80, 90 के दशक की, जिनको यूनिवर्सिटीज़ में, जिसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ, आप भी हैं, जिनको यूनिवर्सिटीज़ में ये बताया जाता है कि ये पीपल्स मूवमेंट है और इसलिए इसको जस्टिफाई किया जाता है इसी कगार पे। तो आप ये बताएं कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक पेन और कागज़ लेके आप पहुँचे, एक डैम के बगल की पत्थर को आपने अपनी टेबल मेज़ बना लिया, जो आपने ज़मीनी सच्चाइयाँ देखी और जो किताबों में लिपिबद्ध था, 2005 तक कहूँगी ये साहित्य प्रगाढ़ रूप से लाइब्रेरियों के शेल्फ घेरता है, कितना फ़र्क था दोनों बातों में? मैडम बहुत हम जो है माओवाद को जिन लोगों ने शुरू किया, चाहे वो चारू मजुमदार हो, चाहे वो कनू सान्याल हो, चाहे जंगल संथाल हो, उनको इस पूरे घटनाक्रम के बाद में उनके विचार को सुनिए। जैसे कनू सान्याल ने आत्महत्या की, आत्महत्या के कारण जरूर अस्पष्ट हैं, लेकिन उनका एक साक्षात्कार है जिसको कि आलोक पुतुल ने लिया था और नक्सलबाड़ी नाम की एक पुस्तक है, उसमें वो प्रकाशित भी हुआ है। उस अपने साक्षात्कार में वो बताते हैं कि वो और उनके कुछ साथी माओ से मिलने के लिए गए। माओ ने उनको पूरा चीन घुमाया और चीन घुमाने के बाद उनसे कहा कि सर अब भारत में हमको क्या कहना है। तो माओ ने उनको कहा कि जो कुछ आपने यहां पर देखा है उसको भूल जाइए और भारत में अपनी वहां की परिस्थिति के हिसाब से जो आप सोचते हैं जो वहां के लिए सही है उसको आप प्रतिपादित कीजिए, न कि जो कुछ चीन में जैसे उन्होंने किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वही कुछ किया जैसे चीन में प्रतिपादित होता रहा या चीन में जैसा कुछ क्रांति लाने की कोशिश की गई। चीन में तो सनातन नहीं था जी, चीन में तो कुल देवियां नहीं है, चीन में तो राज परिवार नहीं है, चीन में तो आदिवासी समुदायों के बीच में एक भाईचारा नहीं है। लेकिन मैं अदिति जी, मैं इसको जोड़ूं उससे पहले मैं आपको एक भंगाराम की एक छोटी सी घटना बताता हूं। बस्तर में एक क्षेत्र है भंगाराम, वहां पर आदिवासियों के सभी देवी देवताओं का एक जुटान होता है भादों के महीने में, और वहां पर भंगाराम जो देवी है वो वहां का सुप्रीम कोर्ट है। और देवी देवताओं के साथ आदिवासियों का वो संबंध है कि वहां पर अगर मान लीजिए कि किसी का देवता है और लगातार वो जो आदिवासी है वो उसको कह रहा है कि साहब मेरा ये काम कर दो, मेरे यहाँ पर खेत में बारिश फसल इस बार ठीक नहीं हो रही, बारिश ठीक होनी चाहिए, मेरे बच्चे का जो है वो बार बार फेल हो रहा है, वो पढ़ाई ठीक से करना चाहिए, और वो देवता उसकी बात सुन नहीं रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो वहां का है, भंगाराम की जो अदालत है, वहां पर वो देवताओं को लेकर के जाता है और वो कहता है कि भाई ये देवता किसी काम का है नहीं, ये मेरी बात सुनता नहीं। तो वहां पर जो देवी है, जो भंगाराम देवी, वो कहती है कि भाई देवता अगर तेरी बात नहीं सुन रहा तो तूने उसकी जो है अनादर किया होगा। बोले नहीं साहब, मैंने मुर्गा चढ़ाया, अंडा चढ़ाया, मैंने उसकी जितनी सेवा शुश्रूषा थी सब कर दी, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनता। तो उसको टाइम दिया जा सकता है कि भाई ठीक है देवता तेरी अगली बार सुनेगा। देवता भी जो है, क्योंकि वहां पर देवता रिप्रेजेंट करते हैं, कोई किसी ओझा के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से देवता कहता है कि साहब मैंने उसको बोला था कि काला मुर्गा चढ़ाने, लाल चढ़ाया, इसलिए मैं इसकी बात नहीं सुनता। तो एनी हाउ वो वापस जो है देवता उसके साथ जाएगा। 1 साल के बाद भी अगर देवता ने उसकी बात नहीं सुनी तो उस देवता को सजा दी जा सकती है, वो देवता को कैद हो सकती है, उस देवता को मृत्यु दंड हो सकती है। तो आप अगर भंगाराम जाएंगे केशकाल के पास तो वहां पर एक पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान सा है, वहां पर सिर्फ जो टूटे हुए देवी देवताओं के पूरे प्रतीक वहां पर पड़े हुए हैं, उन देवताओं के जिनको वहां पर सजा मिली है। मैं यहां पर कहना यह चाहता हूं कि वो आदिवासी समाज जो अपने देवताओं को भी नहीं बख्शता कि आप मेरी नहीं सुनते, वो इतना सजग और इतना जागरूक है। वहां ये बंदूक लेकर कर क्या रहे हैं? वहां पर क्या उनकी आवश्यकता है? जहां 11 बड़े मूवमेंट हुए, भूमकाल जैसा बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या इन लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि तुम क्रांति कैसे करो, तुम आंदोलन कैसे करो, तुम हमारे लिए कैसे लड़ो? दरअसल बस्तर में जो नक्सलवाद है उसको समझा ही इसलिए गलत तरीके से गया है क्योंकि वो जब वहां पर आंध्र प्रदेश में ये लोग नक्सली पीपुल्स वार ग्रुप सफल नहीं हो पाया, जब कोंडापल्ली सीतारमैया आंध्र प्रदेश में बार बार असफल हो रहे थे, मुलुगु के जंगलों में वो अपना आधार इलाका बना ही नहीं पा रहे थे, तब उनके बेटी और दामाद जो कि यहाँ एम्स में डॉक्टर थे, वे वहां पर मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में गए। उनको ये पता चला कि अबूझमाड़ एक ऐसा इलाका है
जो कि जहां से प्रशासन विलोपित है, जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर किसी भी तरीके से आराम से जो है मतलब अगर नक्सल गतिविधियां वहां पर हों तो उनको सुरक्षा मिल सकती है। तब कोंडापल्ली सीतारामैया ने बस्तर का चुनाव किया था। तब वहां से कुछ दल गए थे, कुछ महाराष्ट्र की तरफ गए, कुछ आंध्र की तरफ गए, कुछ उड़ीसा की तरफ गए, और अबूझमाड़ उनको सबसे मुफीद लगा और वहां पर उन्होंने नक्सलवाद जो है वो इस तरीके से धीरे धीरे उस क्षेत्र में जैसे थाली में परोस कर दिया जाता है वैसे जो है बस्तर का क्षेत्र उनको दिया गया। इसलिए जब भी कहते हैं कि नक्सलवाद एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं कि आप इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल नक्सलवाद के कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वहां की जो सोसाइटी है वो आपको एक प्रॉब्लम की तरह ले रही है। आप इन्वेडर हो, आपने एक क्षेत्र को उपनिवेश बना लिया है। ये बस्तर विचारधारा का उपनिवेश है। बस्तर में ना तो उनकी आवश्यकता है ना वो उनको चाहते हैं। जिस प्रकार की क्लास स्ट्रगल से ये पूरी कहानी 1967 में शुरू की जाती है, जिसको रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी कहा जाता है, कि एक किसान को पीट पीट के मार दिया गया एक ज़मींदार के हाथों, तो कितना सत्य है इसमें? क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं सत्य इन दो धुरों के बीच में है। दूसरी बात ये कि कुछ तो समय बदला है इस पूरे पिछले 14 वर्षों में, पूरे एक दशक में, कि कांतारा जैसी फिल्म और आमचो बस्तर जैसी किताब ब्लॉकबस्टर बनते हैं। 8वें संस्करण में किताब है, जोरदार तालियों के साथ हम उस किताब का इस्तकबाल करें। ये 8वां संस्करण मेरे पास है, मुझे लगता है कि 9वां या 10वां आपके हाथ में है, तो आगे बढ़ चुकी है कहानी। कुछ तो लोक चेतना, जन चेतना इस तरफ उज्ज्वलित हो रही है, देखा जा रहा है, सत्य को काउंटर नैरेटिव के रूप में भी समझा जा रहा है। क्या हुआ ये? देखिए अदिति जी, आपने जो बात की चारू मजूमदार के दौर की, जिसमें कि जमींदार को एक शत्रु की तरह बताया गया था। जब आप वामपंथ की कार्यशैली को देखेंगे तो उनको अपने आप को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए एक शत्रु की आवश्यकता है। वो शत्रु सामने होना चाहिए, उसके नाम पे वो आपको डरा कर फिर वो अपना विस्तार कर सकते हैं। बस्तर में एक अजीब सी स्थिति है। बस्तर में जो सरपंच है वो भी लंगोटा लगा करके घूम रहा है और जो किसान है उसके पास भी लंगोटा है। आप एक सरपंच में और एक किसान में, उन दोनों के बीच में आप अंतर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वहां पर आपको ये जो जमींदार वाली जिसकी बात आप चारू मजूमदार के समय का जो आप उदाहरण ले रहे हैं, वहां पर वैसा जमींदार आप खड़ा नहीं कर सकते, वैसा वर्ग शत्रु आप खड़ा नहीं कर सकते। तब क्या होता है कि वहां पर सर्वहारा और सर्वहारा के बीच में से वर्ग शत्रु खड़ा करने की बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, क्योंकि पूरा इतिहास आप सोचिए इसी बात को रेखांकित करे जा रहा है कि सारा कुछ क्लास स्ट्रगल से शुरू हो रहा है, जबकि वासुधैव कुटुंबकम और सम्यक जीवन हमने अपनी आंखों से, हमारे पूर्वजों ने देखा है। वही बात है कि अदिति जी की ये सबसे आश्चर्यजनक और रोंगटा खड़ा कर देने वाली बात है कि जहां सर्वहारा और सर्वहारा के बीच में आप जो है में से आप पूंजीपति चुन रहे हो, और जब आप ऐसा कर रहे हो दरअसल आप वही मार्क्सवादी सिद्धांत, वही वामपंथ का सिद्धांत जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका आप प्रसार कर रहे हैं, जिसके नाम पर इतनी सारी दुकानें चल रही हैं, चाहे विश्वविद्यालयों की, चाहे ये जो शहरी नक्सलवाद जिसको कहते हैं उनकी, उन सब की पोल पट्टी यही है कि आपके पास वो ऐसा आइडेंटिफाइड जो है पूंजीपति है ही नहीं बस्तर के बीच में। इसीलिए किसी भी सरपंच को पकड़ करके उसका गला निर्ममता से रेत दिया जाता है, क्योंकि वो उनके लिए आइडेंटिफाइड क्या कहना चाहिए सिंबल है ये पूंजीपति का। और इसी तरीके से जो है बस्तर के भीतर नक्सलवाद को हम पूरा का पूरा प्रसार देखते हैं, और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये पूरे के सामाजिक संगठन को बहुत छिन्न भिन्न करता चला जा रहा है। आप अदिति जी देखें कि हमने ये देखा कि नक्सली बंदूक, जिसका कि बड़ा ग्लैमराइजेशन है चारों तरफ, कि नक्सली बंदूक लेकर के जो है क्रांति करने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन हुआ बस्तर के भीतर जिसको सलवा जुड़ुम नाम दिया गया। सलवा जुड़ुम मूवमेंट ने नक्सलियों के विरुद्ध एक कमर कसी। हुआ ये कि दोनों ओर से एक सशस्त्र आंदोलन की तरह यह शुरू हुआ। एक ओर से नक्सलियों के विरुद्ध बंदूक, दूसरी ओर नक्सलियों के खिलाफ बंदूक। जब दोनों ओर से बंदूकें जब आमने सामने हुई, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ओर की बंदूकें शांत करा दी गई, जबकि दूसरी ओर की बंदूकें वैसी की वैसी ही थीं। उन दिनों दिल्ली में से लगातार सलवा जुर्म के विरुद्ध तो बातें खूब उठी, अखबारें रंग दी गई, ये कहा गया कि जो है ये बंदूक ये शासन की तरफ से बंदूक दी गई है, युवाओं को जो है बंदूक दिया नहीं जाना चाहिए, सशस्त्र आंदोलन का ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन आज तक और आज भी
जो नक्सली बंदूक हैं, जो लगातार हत्याएं कर रही हैं, निर्ममता के साथ हत्याएं कर रही हैं, आदिवासियों के विरुद्ध ही हत्याएं हो रही हैं, आदिवासियों की ही हत्याएं हो रही हैं, उनको लेकर के एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, एक बड़ा क्या कहना चाहिए, नर्म सा रवैया है। अखबारों में उन पर बातचीत नहीं होती। मैं बताना चाहूंगा कि जब सलवा जुर्म समाप्त हुआ, उसके बाद जब उन लोगों के हाथ से बंदूकें हट गईं जो नक्सलियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तब से लेकर के आज तक लगातार सलवा जुर्म के उन कार्यकर्ताओं की, उन सेनानियों की हत्याएं होती रहीं, रोज हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, कुछ मुखबिर बताकर, कुछ को टारगेट करके, लेकिन इनके बारे में पूरा देश खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। ऐसे जैसे कि ये न्यू नॉर्मल है कि सलवा जुर्म के कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। नक्सलियों पर बात होती है, नक्सलियों के विरुद्ध जो जितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं उन पर बात होती है, नक्सलियों ने जो गतिविधि की उन पर बात होती है, लेकिन उन्होंने जितनी हत्याएं की उन पर बात नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ी डाइकोटोमी राजीव जी ये भी है कि अंग्रेज़ी मीडिया और जो भारतीय भाषाओं का मीडिया है, उनकी रिपोर्टाज में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा जाता है। आज भी हम देखते हैं एक तरीके का रोमांटिसाइजेशन है अंग्रेज़ी मीडिया में, जबकि भारतीय भाषाओं का मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के सत्य को उजागर करने की फिर भी कोशिश कर रहा है। इस पूरे मूवमेंट की फाइनेंसिंग कैसे है? हम जानते हैं कि ये स्टेट फाइनेंस्ड जो पीस मेकिंग एफर्ट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक काउंटर स्ट्रक्चर है जो कि इस पूरे मूवमेंट को जंगल के भीतर तक जाके फाइनेंस कर रहा है। ये सब नेक्सस चल कैसे रहा है? अदिति जी, ये तो आपने कहा कि एक पूरा का पूरा नेक्सस है जो बाहर से भीतर की तरफ फाइनेंस कर रहा है, लेकिन एक पूरा फाइनेंस सिस्टम अंदर भी अवेलेबल है जो अंदर से बाहर को फाइनेंस कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां पर हर घर से तो पैसे लिए ही जाते हैं, जो ठेकेदार है, जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने नक्सलियों को पैसे नहीं दिए तो उस क्षेत्र में न तो सड़क बना सकते हैं, न ही जो तेंदुपत्ता का इतना बड़ा व्यापारिक तंत्र है उसमें जो करोड़ों की उगाही होती है वो संभव है। तो वहां से पैसा आ रहा है। और बस्तर के भीतर जैसे किसी के पास 4 चक्के की गाड़ी है और नक्सली क्षेत्र में, तो वो उस पर टैक्स दे रहा है, 12 चक्के की गाड़ी है तो वो उस पर टैक्स दे रहा है, जो सेठ है, जो वहां पर जो किसी तरीके का व्यापारिक संस्थान चला रहा है वो टैक्स दे रहा है। तो इस तरीके से नक्सलियों की अपनी एक कैश इकोनॉमी है। और बस्तर में इन दिनों जो नक्सलवाद कुछ हद तक थमा है, उसके पीछे नोटबंदी का बहुत बड़ा योगदान है। बार बार ये बात कही जाती है कि नोटबंदी से हासिल क्या हुआ। मैं यहां पर बिल्कुल एकदम स्पष्टता से जोड़ना चाहता हूं कि नोटबंदी के कारण हुआ ये कि उनकी जो कैश इकोनॉमी है वो खड़े खड़े धराशायी हुई, क्योंकि आज कैश इकोनॉमी कहीं नहीं चल रही। लोग एटीएम, पेटीएम और इनसे काम चला रहे हैं, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा डंप बाई डंप सिस्टम चलता था कि किस दलम, कौन सा दल कहां से पैसा इकट्ठा करा। और आप ये भी आश्चर्य करेंगे कि जो उनका कैडर है ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और नक्सलियों से बातचीत करते हुए मुझे भी पता चला कि आदिवासी कैडर तो उनको लेकर के जाते हैं, लोगों के लिए क्रांति करना है उसके लिए तो उन लड़कों को ले जाया जाता है, और करोड़ों रुपए एक एक जो है रीजन में इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन लड़कों को मिलता क्या है? मुझे लगता था कि नक्सलियों को एक सैलरी मिलती होगी, कम से कम 3,000 5,000 कुछ तो पैसा मिलता होगा, लेकिन इन लड़कों को साबुन, तेल, कंघी और दैनिक आवश्यकताओं के अलावा कोई पैसा उन लड़कों को नहीं दिया जाता जो नक्सली बंदूक थाम करके लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां तक कि अगर परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो नक्सली इस डर से भीतर नहीं जाने देते कि एक बार ये घर चला गया तो शायद वापस सिस्टम में नहीं आएगा। यह भी नहीं होता कि जिन क्षेत्र से करोड़ों की उगाही हो रही हो वो बीमार परिजन के घर पैसा ही पहुंचा दे कि कम से कम उसका इलाज हो जाए। बड़े कैडर तो बड़े अस्पतालों में इलाज करवा लेते हैं, लेकिन छोटा कैडर घुट घुट करके मरने के लिए स्वतंत्र है। एक लड़की का मैं इंटरव्यू करा था, मैंने पूछा आप कौन हो, तो बोलती है सर मैं डॉक्टर हूं। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने डॉक्टरी कहां से पढ़ी है, कहां तक पढ़ी हो? तो उसने कहा कि सर मैं तीसरी पास हूं। मैंने कहा तीसरी पास और डॉक्टर? तो बोले कि हाँ, वो जब सिस्टम के अंदर गई थी तो उसको बताया गया कि पेट दर्द होता है तो कौन सी दवाई देनी है, सिर दर्द होता है तो कौन सी दवाई देनी है, पैर में जख्म हो गए तो कौन सी दवाई देनी है, गोली लग गई तो उस समय दर्द रोकने के लिए कौन सी दवाई देनी है। इस तरीके के नॉन प्रोफेशनल डॉक्टरी सिस्टम पे और नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री सिस्टम पे पूरा का पूरा नक्सलवाद चल रहा है। और चूंकि नॉन प्रोफेशनल सिस्टम पे चल रहा है उसके कारण मरने वाले आदिवासी हैं, मारने वाले भी आदिवासी, क्योंकि उनके कनपट्टी पर बंदूक रखी गई है और कहा है कि मारो।
और ये मरने और मारने वाले आदिवासियों के बीच में जो पूरा का पूरा आनंद ले रहा है वो विचारधारा का तंत्र है, जो बार बार हमको ये समझा रहा है कि हाँ भाई हम बड़े जो है विचारवान लोग हैं, हम बता रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसे बदलेगा और सिस्टम बदलने के बाद क्या होगा। तो हमको ये देख मैडम, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैं एक नक्सली से बातचीत कर रहा था जो पूर्व नक्सली था। मैंने पूछा नक्सलवाद क्या है, आप मुझे समझाओगे? तो उसने कहा कि एक ग्लास में, उसने कहा कि साहब इसके अंदर अगर आप बर्फ डाल दें तो बर्फ का जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि अगर किसी ग्लास में अगर आप बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो ऊपर से बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन भीतर जो है पूरी की पूरी सिली जो है वो अंदर चली जाती है। बोले नक्सलवाद वो आप देख रहे हैं या वो समझ रहे हैं जो ऊपर छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वास्तविक नक्सलवाद वो है जो पानी के भीतर डूबा हुआ बड़ा सा सिला है। जब हम आइसबर्ग को देखते हैं तो हम ऊपर से छोटा सा टुकड़ा देख पाते हैं मैडम, लेकिन वो पूरी के पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीचे घुसा हुआ है। और इसीलिए नक्सलवाद को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। अगर हम बस्तर के नक्सलवाद पे चर्चा कर रहे हैं तो दरअसल हम देशव्यापी उस समस्या की ओर चर्चा कर रहे हैं जिसको आज नहीं तो कल इसी तरफ आना है, आज नहीं तो कल वो शहरों का रुख करेगा ही करेगा। इसीलिए मैं देखता हूं कि जो बंदूक लेकर के बस्तर के भीतर है उनका कनेक्ट शहरों के पास भी है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो वहां वारदात इसलिए करते हैं कि वो एक दबाव बनाने का जो है एक दबाव बनता रहे, और उस दबाव के प्रतिफल के रूप में सरकार किसी न किसी तरीके से एक्ट करे और फिर जो है एक माहौल बने, एक अराजकता का माहौल बने। इस देश में जितनी भी दरारें हैं उस दरारों को चौड़ा करने का काम ये जो सिस्टम है, जो शहरी नक्सल तंत्र है, वो कर रहा है। मैं आपको मतलब बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि शहरी नक्सलवाद और बंदूक वाले नक्सलवाद के बीच का केंद्र था, जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे कहा कि घूरते हुए कहा कि सर आप क्या समझते हो, दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें हमारा पैसा नहीं लगा क्या? जो खालिस्तान में जो इस समय अचानक से जो आग लगी उसमें हमारा पैसा नहीं लगा? बोले साहब आप हमको कम आंक रहे हो, आप हमको सिर्फ बस्तर में देख रहे हो कि हम फैले हुए हैं। दिल्ली का आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, माओवादी आंदोलन, एक पंक्ति में अगर आप उनका नाम ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो जड़ें इसकी काफी गहरी हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं इसीलिए अदिति जी कहता हूं कि इन कार्यक्रमों की उपादेयता इसलिए है कि हम सब महसूस करें कि वो आग जो बस्तर में महसूस की जा रही है, वो तपिश जो आप बस्तर में महसूस की जा रही है, वो दरअसल हम सबों के घरों तक पहुंच चुकी है। आज नहीं तो कल वो चिंगारी इस तरीके से धपकेगी कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो एनार्की है, ये जो अराजकता है, वो जानते बूझते फैलाई जा रही है। और वो ढूंढते हैं कि वो दरार कौन सी है जिस दरार को चौड़ा किया जाए, और अगर वो उसमें सफल होते हैं तो उस दरार के पीछे पूरी कोशिश से लग जाते हैं कि वो दरार इतनी फैले कि हम कहीं ना कहीं विखंडन की के उस छोर तक पहुंच सके। तो हर एक दरार जहां पर हमको उनको दिखाई देती है वो उसके पीछे लगे हैं। तो हर एक जगह पर हमको फेविकोल लेकर के बैठना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, और इस तरीके के आयोजनों से समझना पड़ेगा कि दरअसल हो क्या रहा है बस्तर में। साय जी ने अभी हाल ही के दिनों में एक स्टेटमेंट जारी किया कि बोली के बदले बोली और गोली के बदले गोली। पूरे आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए उनकी यही स्ट्रैटेजी रहेगी, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रसारित किया है। एक सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर और मैं कहूँगी फुट सोल्जर होने के नाते आप इस स्टेटमेंट से कितना वाकिफ हैं, और आपको लगता है कि क्या यही स्ट्रैटेजी काम आएगी? बहुत मतलब ये इस प्रश्न को मैं महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि बार बार जब भी किसी से भी पूछा जाता है कि नक्सल समस्या का समाधान क्या है, तो वो हर बार वो कहता है कि नहीं, वो उनके पास कोई ना कोई तो समस्या होगी, वहां कोई ना कोई सामाजिक समस्या है, उसके कारण अगर हम उसको एड्रेस कर देंगे ना तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं बस्तर को मैंने काम करना उस दौर में शुरू किया था जिस दौर में बस्तर के भीतर कोई घुसता नहीं था। हर व्यक्ति को पता था कि अगला कदम उसका बारूदी सुरंग में लग सकता है या उसका पैर जो है स्पाइक होल्स में जा सकता है। उस दौर में कुछ कारणों से मेरे एक मित्र था जिसका बारूदी सुरंग विस्फोट में मौत हो गई थी, उसके आक्रोश में मैंने आमचो बस्तर पुस्तक भी लिखी और उसी के आक्रोश में बस्तर पे मैंने काम करना शुरू किया, और वो काम बढ़ते बढ़ते मेरा यहां तक पहुंचा। वो आक्रोश कम नहीं हुआ बल्कि बस्तर में काम करते हुए वहां की जो सच्चाइयों को जानते जानते मेरा वो आक्रोश लगातार बढ़ता चला गया।
तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नक्सलियों को बुला लें, सरकार वार्ता के दूसरी तरफ बैठ जाए और उनसे कहें कि आपकी कितनी मांगे हैं, वो 100 मांगों की लिस्ट दे दे। आप कहें कि ठीक है 100 मांगे पूरी की, ये 110 मांगे आपकी नहीं, हम आपकी और पूरी करते हैं, तब भी वो आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं मानने वाले हैं क्योंकि उनका लक्ष्य ये नहीं है कि उनकी बात मानी जाए, उनका लक्ष्य ये भी नहीं है कि वहां बस्तर के भीतर अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वहां अगर कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व किया जाए। उनका तो एकमात्र लक्ष्य है लाल किले पर लाल निशान। तो वो तभी तो संभव है जब वो आधार इलाका बचा रहे। और मैं ये बात बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वो आखिरी 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का इलाका बचा हुआ है अबूझमाड़ का। जिस दिन ये 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एरिया जो आधार क्षेत्र इस समय है नक्सलियों के हाथ से चला गया, उनको दूसरा आधार इलाका कहीं नहीं मिलेगा इस देश में, क्योंकि वो भौगोलिक रूप से बहुत ही शानदार क्षेत्र है। आधार इलाका बनाने के लिए आइडियल क्षेत्र है, जिसकी बात माओ करता है, जिसकी बात चारों मजूमदार करता था, कनू सैन्याल करता था। ऐसे लोग जो आइडियोलॉजी जो सोचते थे कि ऐसा आधार इलाका होना चाहिए, वो हमारे बस्तर के अबूझमाड़ में एग्जिस्ट करता है। एक बार ये आधार इलाका निकल गया तो दोबारा नक्सली कभी कहीं आधार इलाका नहीं बना पाएंगे। ये क्रूर सच्चाई है। इसीलिए अब बस्तर में अगर सरकार कहती है कि 2 साल में नक्सलवाद खत्म करेंगे, 3 साल में नक्सलवाद खत्म करेंगे, तो जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ेंगे ये लड़ाई उतनी ही बड़ी होने वाली है। और इस लड़ाई को गोली के बदले गोली, अगर मरहम के बदले मरहम के साथ ही चलना पड़ेगा। आपको हर फोरम पे आपको अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदूक आपकी बात सुनने के लिए वहां पर खड़ी नहीं है। आपको सामाजिक मरहम के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ जो लड़के आए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं बंदूकों की, उनके कनपट्टी पर बंदूक रख के कहा गया है कि वो निशाना है चलाओ, क्योंकि वो लड़के हर घर से एक लड़का ले आओ। अगर हर घर से एक लड़का मांगा है तो वो क्रांति के लिए खड़ा था, वो तो मजबूरी में गया ना उस घर से, क्योंकि उनको कहा कि अरे भाई हर घर से एक लड़का दो, क्योंकि तुम्हारे हमको लड़ाई लड़नी है। उस लड़के की इच्छा नहीं थी। स्कूलों में, कॉलेजों में या नाच गाना करके, लोगों को प्रभावित करके, झूठ बोल करके, और ये जो उनका झूठ बोल करके बनाया हुआ कुनबा है बस्तर के आदिवासी लड़कों का, आप आश्चर्य करेंगे कि भीतर भी असंतोष है। कोई लड़का मान लो कि नक्सल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश भी करता है। दिक्कत क्या होती है कि वहां पर हावी है आंध्र का कैडर, तो बस्तर के कैडर को वहां पर भी वो पदोन्नति वाला सिस्टम है, तो बस्तर के कैडर को कभी वो लोग उच्च पदों पे आने ही नहीं देते, क्योंकि बस्तर का कैडर अगर उच्च पद पर आ गया तो समस्या क्या होगी कि वो फिर जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और वो पूरे के पूरी लड़ाई को, पूरे सिस्टम को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में हमको जो है ये देखना पड़ेगा कि जो है किस तरीके से ये जो लड़ाई है उसका वो समाधान की तरफ किस तरफ जाएगी। तो ये सच्चाई है मैडम कि वो एक सोशियो इकोनॉमिक समस्या नहीं है। पहले तो हम इस बात को समझे, हम ये समझे कि बस्तर में इस लड़ाई के कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, और फिर हम उसको एड्रेस करें, उस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें जो इस लड़ाई के कारण एग्जिस्ट हो रही है। वहां मरहम लगाने की जरूरत है, और यहां पर हमको एग्रेसिव करने की जरूरत है। प्लस आपको उस लीगल सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा जो नक्सलियों के केस लड़ता है। आपको पता करना पड़ेगा कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। आपको उस इंटेलेक्चुअल सिस्टम के विरुद्ध में भी लड़ना पड़ेगा। आप आश्चर्य करेंगे मैडम, इतना समय हो गया लड़ाई लड़ते हुए, बहुत सारी आपने अंग्रेजी पुस्तकों की बात की, लाखों लिखी गई हैं, लेकिन आमचो बस्तर इकलौता लिखा गया। आखिर वो साहस क्यों नहीं आया कि जो है दूसरी आमचो बस्तर लिखी जाए, कोई व्यक्ति दूसरी बार वैसे ही कलम उठाए और उनके सच को एक्सपोज करे। वो चीजें लेकर के आए, क्योंकि उसको साहित्यिक रूप से उसकी मौत हो जाने का खतरा है, जो मेरे साथ भी हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे मैडम कि मेरी किताबें छापने के लिए कोई प्रकाशक जल्दी तैयार नहीं होता, क्योंकि मैं नक्सल तंत्र के विरोध में जो सच्चाई मैंने जीवन में देखी है उसको लिख रहा हूं। तो इसलिए जो मुझे कहता है मैं उसके उस पे लिखने की कोशिश करता हूं। जी बहुत धन्यवाद। और तृप्ति जी मंच पर हैं। राजीव जी के पास इस पूरे जो बस्तर का इलाका या पूरे छत्तीसगढ़ का इतना अध्ययन है कि ये सेशन बहुत छोटा है उसके हिसाब से। आपके साथ तो बैठ के एक लंबी चर्चा भी की जाएगी इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अदिति जी का। मंच पे मैं आमंत्रित करूंगी हमारे